वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, 2024 कहा जा रहा था कि दुनिया में ये एक बहुत अहम साल रहेगा, क्योंकि बहुत से ममालिक में अहम जो इलेक्शंस थे वो होने थे। कुछ हमने देख भी लिए हमारे ख़त्े में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इटसेल्फ। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आए, सरप्राइजिंग भी हम उनको कह सकते हैं। जो नतीजा आया शायद वो नहीं था जिसका लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। और गुज़िश्ता रोज़ शायद दुनिया का अहम तरीन इलेक्शन, अमरीका जो है द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उसका इलेक्शन था। ऑब्वियसली एक दफ़े फिर जो नतीजा सामने आया है, अब हम इस पे काफ़ी दिन बहस करते रहेंगे कि ये भी जो 2024 के सरप्राइजिंग रिज़ल्ट्स हैं उनमें से एक था कि नहीं। मगर एक दफ़े फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सी जो कॉमन टेंडेंसीज़ हैं कि एक पोलराइज्ड मुल्क था, दो कैंडिडेट्स थे। एक तरफ जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसको जो एक नज़रियाती तो नहीं, जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है उससे बहुत हट के, और दूसरी तरफ एक ख़ातून एक दफ़े फिर कोशिश कर रही थी अमेरिका का सदर बनने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत गए हैं इस वक्त इलेक्शन। 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो ये नंबर क्रॉस कर चुके हैं। पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत चुके हैं। उनके सामने कैमला हैरिस थी, डेमोक्रेट पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी। वो बहुत लेट रेस में आई जब प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो उन्होंने स्टेप डाउन किया, मगर बहुत एक मुतहर्रिक वो रही जो चंद महीने उन्होंने कैंपेन चलाई। बट खैर वो इतना फ़र्क नहीं डाल सकी। और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो पोल्स थे वो बार बार ये कह रहे थे कि ये एक टाइट रेस होगी, बहुत करीब हैं दोनों कैंडिडेट्स। जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया वो ज़रा इससे कदरे मुख्तलिफ था। इट सीम टू बी अ वेरी ईजी विन फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। 2020 में जब वो इलेक्शन हारे थे और जिस तरीके से उसके बाद कैपिटल हिल पे हमला हुआ, और कि इतनी रिपब्लिकन पार्टी से ही उन पर बहुत तनकीद शुरू हो गई थी। लोगों ने उनसे अपना एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। उसके बाद उनके ऊपर केसेस शुरू हो गए जिनको वो लड़ते रहे अगले 4 साल। उस वक्त शायद किसी का ये ख़याल भी नहीं था कि 4 साल बाद वो एक दफ़े फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे, और न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। So this is a surprising result in some ways, but obviously as I said, जो polls थे in the run up to the election वो इतने close थे कि बहुत कम लोग ये कह रहे थे कि he doesn't have a good enough chance to win। और eventually जो swing states थे उन पे भी हम बात करेंगे। नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, तकरीबन हर स्टेट ही वो जीत चुके हैं जो स्विंग स्टेट थी। इन सारी इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उवैद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका में साउथ एशिया डेस्क से वाबस्ता है। और हमें ज्वाइन किया है सारा ज़मान साहिबा ने, ब्यूरो चीफ़ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सारा, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पोल्स हमारे सामने थे, इट वाज सेड कि इट वुड बी अ क्लोज रेस, रिजल्ट मुख्तलिफ है। वर यू सरप्राइज्ड? देखिए, आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड इन द सेंस कि हमें पोल्स की वजह से जाते हुए ये पता था कि ये रेस किसी की भी हो सकती है, कोई भी जीत सकता है। तो ऐसे लगता था कि जो भी जीतेगा वो इस लिहाज से सरप्राइजिंग नहीं होगा, बिकॉज कोई भी एक प्रिडिक्टेड विनर नहीं था। ये नहीं था कि जी इस शख्स को बहुत अच्छी बड़ी ईजी विक्ट्री मिलेगी तो आप इस सेंस के साथ जाएं। जैसे कि 2016 में था कि बहुत ये अंदाज़ा लगाया जा चुका था कि हिलरी क्लिंटन की ही जीत होगी, सो डोनाल्ड ट्रंप की जीत केम एज अ बिग सरप्राइज फॉर पीपल। दिस टाइम इट वॉजंट सरप्राइजिंग, लेकिन हाँ, मार्जिनस में हमने फिर जो ईज़ देखी, फिर ये बात भी कि रात में ही रिजल्ट्स आ गए और पिक्चर इतनी क्लियर हो गई कि नज़र आ गया कि कौन जो है वो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अब होगा। सो इस लिहाज से डेफिनेटली ये चीज़ सरप्राइजिंग थी कि रिजल्ट्स उससे बहुत पहले क्लियर हो गए जिसकी कि एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी। एक सवाल जो इस सारे को देख के मेरे जहन में अब पैदा होता है वो पोल्स के बारे में ही है, क्योंकि देखें 2016 में जब पोल्स हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी और उनकी स्ट्रेंथ को उस वक्त अंडर एस्टिमेट किया गया था और पोस्टर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा धचका था। उसके बाद हम 2020 के इलेक्शन में जब गए तो बहुत कोशिश की गई कि पोल्स को करेक्ट किया जाए। अच्छा, उसमें वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई और बाइडन जीते,
لیکن تب بھی یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ابھی بھی انڈر اسٹیمیٹ کی گئی ہے کیونکہ جتنا زیادہ ووٹ اس الیکشن میں ان کو پڑا. تو اس مرتبہ جب وہ پاپولر ووٹ بھی جیت گئے ہیں اور ریلیٹیولی ایزیلی انہوں نے وکٹری کلنچ کی ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بار پولز نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا تیسری مرتبہ بھی یا نہیں. تو یہ ایک میرا سوال ہے جو میں پولز کے سامنے رکھنا چاہوں گی. بیفور دس جو میڈیا کے اندر بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انڈر کاؤنٹ ہو رہا ہے ٹرمپ کا سپورٹر, بٹ سارا یہ بھی تو سوال یہاں اٹھتا ہے کیونکہ واٹ ور دا فیکٹرز, آئی مین آبویسلی اس میں کتنی کمزوریاں آپ کے خیال میں ڈیموکریٹس کی طرف سے ہوئیں, بیکاز آبویسلی شروع میں بہت تنقید ہوئی جو بائیڈن صاحب کے حوالے سے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی نے اتنی ان کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے جو مسائل تھے ان کو چھپایا نہ ہوتا تو وہ پچھلے سال تک بات ہی نہ اس سال تک بات ہی نہ آتی. ڈو یو تھنک دیٹ دا ڈیموکریٹک پارٹی ریئلی جس کو کہتے ہیں نا مس کیلکولیٹڈ ود دیئر کینڈیڈیٹ؟ ڈیموکریٹک پارٹی کو کچھ بڑے چیلنجز کا سامنا تو ضرور تھا. ایک تو اور خاص طور پہ اگر آپ کملا ہیرس کی کینڈیڈیسی کو دیکھیں تو کچھ چیلنجز کا ان کو سامنا تھا. ایک تو وہی بات کہ کینڈیڈیٹ بہت دیر سے چینج ہوا بعض لوگوں کی نظر میں. بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ جی بہت پہلے اگر ہو جاتا تو شاید ریزلٹس ڈفرینٹ ہوتے. اور پارٹی چھپاتی رہی بہت عرصے تک کہ وہ ان کی کتنی عمر کی وجہ سے مسائل ہیں. کچھ چیزیں ہاں لوگوں میں یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جی یہ کب, یہ ہمیں کیوں نہیں پتا تھا, یہ کیسے ہوا. اور اسی وجہ سے جب وہ مباحثہ ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کا مباحثہ تھا, اس کے بعد ایک شاک ویو ڈیموکریٹک ووٹرز میں سے بھی ایک شوق کی جو تھی لہر وہ گزری. اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے جو ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈرشپ بھی تھی اس نے ریلی کیا اور بائیڈن کو کنونس بھی کیا کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور یہ کہیں کہ انہوں نے نہیں اگلا الیکشن لڑنا. اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ اس سینس میں تھا کہ یوزلی پریزیڈنٹس ڈونٹ سے کہ میں نے اب اگلا الیکشن نہیں لڑنا, اور خاص طور پہ ایسی پرفارمنس جب سب نے دیکھ لی. تو کاملا ہیرس کو جو کینڈیڈیسی ملی اس میں ہم نے یہ چیز تو دیکھی کہ انہوں نے پولز میں جلدی کیچ اپ کیا, کیونکہ جس وقت یہ ڈبیٹ ہوئی اور اس کے بعد ان کے پولز آنے شروع ہوئے تو بائیڈن اور ٹرمپ میں بہت زیادہ ہم نے پولز میں مقبولیت میں گیپ دیکھا. کاملا واز ایبل ٹو شرنک دیٹ گیپ ٹو ہر کریڈٹ. اور ان کی آپ دیکھیں فنڈ ریزنگ میں بھی شی آؤٹ پیسڈ ڈونلڈ ٹرمپ بائی اے ہیوج مارجن. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو ایک بڑا چیلنج یہ بھی تھا کہ وہ بائیڈن کی پریزیڈنسی کا ان کی ٹیم کا حصہ تھیں, لیکن ان کو بائیڈن سے اپنے آپ کو ڈسٹینس بھی کرنا تھا. وہ پالیسیز, وہ فیصلے جن سے لوگ ناخوش تھے اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہوئے خود کو اس سے الگ کرنا, یہ ایک بڑا چیلنج ان کے لیے تھا. بالکل صحیح. جی اویس توحید صاحب, سر آپ نے سارا کی بات بھی سنی. سر آبویسلی ایک طرف کمزوریاں ڈیموکریٹک پارٹی کی, بٹ سر what do you think, جس کو کہتے ہیں نا کہ what worked for Donald Trump, what worked for the Republican Party? Miraculous comeback, Arfa. Nobody could think. اور یہ میرے خیال میں 200 سال کی تاریخ میں یہ 130 سال کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے کہ نان کنزیکٹیو ٹرمز کے لیے پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہے امریکہ کا. اور دوسرا یہ کہ 3 مرتبہ مستقل وہ امیدوار رہے, صدارتی امیدوار. تو یہ آپ دیکھیں کہ ریپبلکن پارٹی پہ ان کی کتنی بڑی چھاپ ہے. جو یہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کی پہچان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بن گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ میریکلسلی اسکیپڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ 2021 6 جنوری کا جو کیپٹل ہل پہ جو ہلڑ بازی ہوئی تھی ان کے سپورٹرز کے ہاتھوں. اس کے بعد طرح طرح کے لیگل کیسز, کرمنل چارجز انہوں نے وہ سارے فیس کیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیورنگ الیکشن کیمپین ان پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی پنسلوینیا کے اندر. اور اس کے بعد پھر جو منترا ہے 2016 سے اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں کہ 2016 کے اندر عارفہ جس طریقے سے وہ امریکہ کی سیاست میں ابھر کر آئے تھے اور ہلری کلنٹن کو انہوں نے ہر ایک ایگزٹ پول کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ جیت گئے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ جی امریکنزم, امریکہ فرسٹ اور گلوبلزم نہیں چاہیے. ڈومیسٹک ایشوز, اسٹرکٹ اینٹی امیگریشن لاز کی امپلیمنٹیشن کا وعدہ پہلی ٹرم کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا میکسیکو کے ساتھ بارڈر پہ وہ دیوار کھڑی کریں گے اور یہ الیگل امیگرینٹ جو ہیں وہ ایک بوجھ ہیں اکانومی پہ اور امریکہ کے جو شہری ہیں ان پہ. تو ایک تو
ये था। दूसरा उनका ये था कि जी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लोगों ने ये बिल्कुल ठीक महसूस सर। किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। लेकिन आज मुंतखब होने के बाद देखिए 2-3 तो बड़े ही फ़िक्र आमेज़ इश्यूज़ खड़े हैं। आप खुद इंटरनेशनल अफ़ेयर्स को अच्छी तरह जानती हैं आरफ़ा। एक तो यूक्रेन की जंग, जिस पे बहुत ही क्लियर स्टांस है डोनाल्ड ट्रम्प का कि जी जंगें, जी बैरूनी जंगें सर, अगर बंद आप होनी इजाजत है चाहिए। तो वील कम टू दैट लेटर। पहले हम जरा, अगर आप इजाजत है, डोमेस्टिक इश्यूज पे डिस्कस कर ले वेरी क्विकली सारा, बिफोर आई टेक अ ब्रेक। मईशत का जिक्र किया हुआ है तौहीद साहब ने, वाज दैट अ बिग इशू दैट हेल्प डोनाल्ड ट्रम्प? देखिए, वोटर्स के लिए तो टॉप प्रायोरिटी इशू इकोनॉमी ही थी, और उसमें भी इकोनॉमी में स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जिसको कहा जाता है ना, कि चीज़ें इतनी महंगी हुई हुई हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हैं, दे आर फीलिंग अ पिंच ऑन देयर पॉकेट, वो एक बहुत बड़ा इशू था वोटर्स के लिए। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अवैस तौहीद साहब से और सारा जमान साहिबा से, और हम उनसे बात करें अमेरिकन इलेक्शंस पे। अवैस साहब, ऑब्वियसली बहुत अहम सवाल पाकिस्तानी जो ऑडियंस है ख़ास तौर पे उसके लिए, हमने गाज़ा के ऊपर बहुत बहस पाकिस्तान में तो होती रही, और हम तो यहाँ से अमेरिकन इलेक्शन को भी इस सारे जाविये से देख रहे थे। सर, मुसलमान वोट, अरब वोट, उसका कितना हम कह सकते हैं इस इलेक्शन पे असर पड़ा, या जो डेमोक्रेट पार्टी की हम कह सकते हैं डिफीट है, कोई रोल उसमें था, चाहे वो मिशिगन के हवाले से हो या ओवरऑल? अच्छा देखिए, इशू तो रहा है और ख़ास तौर पे मुस्लिम अमेरिकन के लिए इशू रहा है। अरब मुस्लिम जो मिशिगन के अंदर एक बड़ी तादाद में है, क्रिश्चियन लेबनीज़ भी वहाँ पे बड़ी तादाद में हैं। उन सब के तो आंगन का ये कहानी थी जो दर्द की या उसकी, कि उनको वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अमेरिकन्स भी ये क़ज़ा के इशू को लेके काफ़ी वो कर रहे थे। लेकिन कल आप अमेरिकन लोकल चैनल्स को आप देखें तो आई हार्डली got to hear any mention of Gaza, ongoing Gaza war. So, which actually reflects the fact कि इतना डोमेस्टिक इश्यूज इतना इक्लिप्स कर जाते हैं फॉरेन इश्यूज को, जो कहीं ना कहीं नैरेटिव में होते हैं। और खुद उन्होंने फील किया डेमोक्रेटिक पार्टी ने कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके शायद कैंपेन में या उनके नैरेटिव के अंदर एक हर्डल बनाएगा। आपको पता है कि प्राइमरीज के अंदर जो है 100,000 अनकमिटेड वोट पड़ा। फिर जिल स्टाइन को जो है काफ़ी सपोर्ट मिली, जो एक प्रो पैलेस्टीनियन मार्चेस या प्रो पीस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा रही हैं। ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार थी सदारती इंतखाबात के अंदर। जो यंग वोटर्स थे वो भी कहीं ना कहीं एक मकबसे का शिकार थे। मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल है मिडल ईस्ट के अंदर। ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप तौजीहात के अंदर नहीं जाते, एक्सप्लेन नहीं करते। उन्होंने सिर्फ एक जुमला बोला कि जी हम पीस कर देंगे मिडल ईस्ट के अंदर। तो उसके उन्होंने सिर्फ ये कहा। और खुद जो मिस हैरिस हैं, उन्होंने हल्का सा डिस्टेंस करने की कोशिश की जब वो सदारती उम्मीदवार विड्रॉ करने के बाद, बाइडेन के बाद जब वो आई डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार, उन्होंने डीएनसी के अंदर भी ये मेंशन किया था, अगर आपको याद हो, कि जी ह्यूमन सही। सफरिंग्स की या पैलेस्टीनियन सफरिंग्स का भी जिक्र किया था। लेकिन एक चीज जो मानने वाली बात है कि एक स्टेटेड पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी, और उसके अंदर एक सीधा सीधा स्टांस है अमेरिका का कि जी इजराइल को दिफा करने का हक है। लेकिन साथ में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुछ अरसे के बाद से ही जंगबंदी के नैरेटिव किया। एंटोनी ब्लिंकन गए, कतर खत्ते में गए, कतर और जो इजिप्ट है उन्होंने सालिसी करने की कोशिश की, लेकिन टस से मस नहीं हुए नेतन्याहू। जंगबंदी नहीं हो सकी। लेकिन कमिंग बैक अगेन टू योर क्वेश्चन कि क्या मुस्लिम वोटर्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी, लेकिन मुस्लिम वोटर्स के लिए और भी प्रायोरिटीज थी, जैसे इकोनॉमी को लेके, इमिग्रेशन को लेके, और वो सही। एक मखमसे का शिकार रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो एक बड़ा इशू होगा।
اور ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی، آپ کو پتا ہے کہ گلوبل افیئرز پہ آپ کی نظر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنی پہلے ٹینیور کے اندر تھے تو انہوں نے ایمبیسی جو ہے وہ ٹیل ایویو سے جیروسلم کر دی تھی. 1967 میں جو سیز ہوا جی تھا علاقہ یا کیپچر کیا تھا گولان ہائٹس کا، انہوں نے وہ ریکگنائز کیا تھا. اور ایون جو ایک متنازع ایک ہے نظر میں پیلسٹینینز کے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ جیروسلم جو ہے وہ ان کا دارالخلافہ ہونا چاہیے، اس کا بھی ذکر انہوں نے اپنے اسرائیل کے دورے میں کیا تھا. تو اسی طریقے سے ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی شاید بہت بڑی پالیسی میں چینج نہیں لے کر آ سکیں اور لا سکیں، لیکن جنگ بندی کی بالکل کوشش ٹھیک کریں گے، سر. کیونکہ ان کا نیریٹو یہ ہے، آخری جملہ کہ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ بال- اربوں ڈالر جو آپ غیر ملکی جگہوں میں خرچ کر رہے ہیں وہ امریکہ پہ خرچ ہونا چاہیے، امریکہ ترجیح ہونا چاہیے، صحیح سر. فرسٹ امریکہ. سو جی سارا صاحبہ یہی سوال، آئی مین obviously مشیگن میں ہم نے تبدیلی دیکھی. ڈو یو تھنک اٹ میڈ اے ڈفرنس ٹو دا ہیرس کیمپین؟ بیکاز obviously ہم بہت ذکر کرتے ہیں یونیورسٹیز پہ بہت ہم نے احتجاج دیکھا اور اس کے اوپر جس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا. ڈڈ دا ینگ ووٹرز اسٹے اوے؟ لیٹس مسلم ووٹ اسائڈ. دیکھیں اس میں سب سے تو بڑی بات یہ ہے کہ جب پولنگ کا ڈیٹا ایک ہمارے سامنے آئے گا اور خاص طور پہ سرٹیفائڈ ڈیٹا جب سامنے آئے گا اور اس کو انالائز کیا جائے گا تو کلیئر پکچر جو ہے وہ تو تبھی ایمرج ہوگی. ایک ایگزٹ پول میں آج دیکھ رہی تھی، آئی بلیو واشنگٹن پوسٹ نے وہ چھاپا ہوا تھا، اور اس میں تھا کہ مشیگن میں ہیرس کو 35% ملا ووٹ، جتنا کہ کاؤنٹ ہو چکا ہوا تھا اس کا 35، اور ٹرمپ کو 61%. اور میرے خیال میں جب تک ٹائم کو بھی غالباً زیادہ ووٹ پڑا ادھر، if I'm not wrong. سو مشیگن میں تو انہوں نے جو رزلٹ وہ دکھا رہے تھے اس وقت اس میں تھا کہ جی تھرڈ پارٹی کو فی الحال ہم نے فیکٹر نہیں کیا، تو ایک لمیٹڈ سی پکچر میرے سامنے ہے. آئی ووڈنٹ سے کہ دس از دی انٹائر پکچر. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں سوئنگ اسٹیٹس میں اور آپ نے وہاں ووٹر کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو آپ بہت سی ڈفرینٹ سلیبز میں ووٹرس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. آپ جینڈر وائز بھی دیکھتے ہیں، ایجوکیشن وائز دیکھتے ہیں، ریس وائز دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایشوز کیا کیا ہیں. سو عرب مسلمس کے لیے اور نان عرب بھی جو مسلمس ہیں ان کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا. جوئش امریکنس کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا، اور اس کے اوپر لوگ ڈیوائیڈڈ بھی اس لحاظ سے تھے کہ بائیڈن جنگ ختم نہیں کرا سکے، لیکن بائیڈن نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے نیتنیاہو پہ پریشر بھی ڈالنا شروع کیا، اور جیسے ابھی اویس نے بھی ذکر کیا کہ جنگ بندی کی بھی بار بار بات کی. ہیرس نے بھی اپنے کیمپین ٹریل پہ یہی بات کی کہ جی اسرائیلی جو ہاسٹیجز ہیں ان کو بھی واپس آنا چاہیے، اور فار ٹو مینی پیلسٹینینز ہیو بین کلڈ. ٹرمپ نے کہا میں جنگ ختم کرا دوں گا، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ کیسے کرائیں گے. تو جب نیش گروپس میں آپ جاتے ہیں تو ایشوز جو ہیں وہ تھوڑے ویری ہوتے جاتے ہیں، لیکن بگ پکچر میں فارن پالیسی عام طور پہ ایشو نہیں ہوتی انلیس امریکہ کسی بڑی جنگ کا حصہ ہے. آپ کو یاد So ہوگا you don't think جیسے اویس صاحب نے بکا either we don't know yet or you think that it was not an important issue, overall election result پہ فرق نہیں پڑا. So it's a bit of both. It's a bit of both کیونکہ دیکھیں الیکشن ریزلٹس پہ فرق پڑتا ہے سوئنگ اسٹیٹس کے سوئنگ سے. ٹھیک ہے. کس سوئنگ اسٹیٹ نے کس بنیاد پہ سوئنگ کیا، یہ چیزیں پھر جب ہم ڈیٹا کو بریک ڈاؤن کریں گے تب پتہ لگے گا کتنی میٹر کی ہیں. اچھا اب وقت بہت کم ہے، so I'm going to ask جی اویس صاحب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، مجھے یہ بتائیں اویس صاحب، وقت بڑا کم ہے، اویس صاحب do you think Trump will be a different man this time around? ان کے جو فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، اور جو دوسرے لوگ جنہوں نے نئے طریقے سے ووٹ دیا ہے، کیونکہ ایک بھاری مینڈیٹ ملا ہے اور سینٹ کے اندر بھی ریپبلکن کی برتری نظر آ رہی ہے، تو ان کو قانون سازی میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈومیسٹک ایشوز پہ، اینٹی امیگریشن لاس پہ، ٹیرفس کے امپوز کرنے پہ، جو امپورٹس ہیں چائنا کے اس میں رکاوٹ یا اور دوسری جگہوں پہ، لیکن ایک بڑا جو فیصلہ ہوگا اس پہ تو وہ میرے خیال میں فارم رہیں گے. لیکن جو دوسری جانب جو یوکرین کی جنگ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا آنے والے وقتوں میں، کیونکہ نیٹو پہ نکتہ چینی کی ہوئی ہے، کرٹیسزم کی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے فرسٹ ٹینیور کے اندر بھی. انہوں نے کہا کہ نیٹو کے اراکین جو ممالک ہیں ان کا خرچہ امریکہ اپنے بوجھ پہ کیوں لے اربوں ڈالر کا، اور ابھی بھی انہوں نے اپنی کیمپین کے اندر کیا، اور یوکرین کی جنگ کا ماننا ہے ان کا کہ وہ فوراً بند کروا دیں گے، اور ان کے ساتھ پوٹن کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کا ذکر کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یورپی ممالک، ویسٹرن طاقتیں انکلوڈنگ ڈیموکریٹک پارٹی کے اس نیریٹو کو کافی دھچکا محسوس ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں، جب ڈونلڈ ٹرمپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جائیں گے. دوسری جانب جو آپ بات کر رہی تھی، سارا بات کر رہی تھی، دیکھیے جب 7 سوئنگ اسٹیٹس کے اندر
जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया अगर जीत गए डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर मिशिगन की जो इंपॉर्टेंस है वो कम रह जाती है। इशू अहम मुस्लिम अमेरिकन के लिए गाजा का या मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त आग लगी हुई है या शोले भड़क रहे हैं, ये चिंगारियां नजर आ रही हैं, ईरान, सीरिया, इराक तक, लेबनान में जंग जारी है। तो वो इशू की अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो 4 स्टेट्स के बाद फिर मिशिगन के वोटों की वो इंपॉर्टेंस नहीं थी जो इलेक्शन से में माना जा रहा था कि मिशिगन शायद डिसाइडिंग फैक्टर हो। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आप ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से अपनी बहस जो है जारी रखेंगे, मगर हम इलेक्शन की बजाय बात करेंगे ट्रंप प्रेसिडेंसी की, और ट्रंप प्रेसिडेंसी की जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है उसका कहने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया पर असर पड़ता है। इस वक्त दो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक तरफ यूक्रेन का, दूसरी तरफ जो इस वक्त इज़राइल फ़लस्तीन के दरमियान एक हम जंग चल रही है, जेनोसाइड हमें नज़र आ रहा है वहाँ, और तीसरा पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं उन पर कितना फ़र्क पड़ सकता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारा ज़मान साहब, साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया मलिया लोधी साहिबा ने, साबिक सफ़ीर हैं, पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं एट द UN। वेलकम टू द शो मलिया साहिबा। मलिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं। मेन चैलेंजेस ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए आपके ख्याल में भी वही रहेंगे जो थे कि एक तरफ यूक्रेन में जंग और दूसरी तरफ फ़लस्तीन का मामला, या आपके ख्याल में इट विल बी डिफरेंट? मेरा ख्याल है सदर ट्रंप जो कि सदर अब बन ही जाएंगे, उनके लिए जो सबसे एक आप कह सकते हैं अहम इशू जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है वो इशू है ट्रेड का। और उन्होंने ये कहा है अपनी मुख्तलिफ वक्त पे ड्यूरिंग द कैंपेन कि वो चाइना पे 60% टैरिफ्स लगाएंगे चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे, और बाकी जो मुल्क हैं जहाँ से वो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उन पे वो 10% टैरिफ्स लगाएंगे इन एडिशन टू व्हाट एवर इज़ ऑलरेडी देयर। तो आई थिंक हमारा फोकस सारा इन जंगों पे है, वो ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन ये आई थिंक पाकिस्तान में जो टीवी कवरेज है वो बिल्कुल इग्नोर कर रही है कि जो इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे हो सकता है अगर ट्रंप इम्प्लीमेंट करता है अपनी ट्रेड की जो प्लान्स हैं, टैरिफ प्लान्स हैं, तो उससे तो दुनिया बहुत ही डिस्टेबलाइज होगी, ग्लोबल इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होगी, और चाइना से ताल्लुकात वाकई बहुत ही मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएंगे, कॉन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगी। साथ साथ जो दो जंगें हैं जिनका आपने तज़किरा किया, मेरा ख्याल है जहाँ रेडिकल शिफ्ट आएगी वो गाज़ा पे नहीं आएगी, वो यूक्रेन पे आएगी। सदर ट्रंप ने बहुत दफ़ा कहा है कि वो अगर होते पार में तो ये वो जो जंग है यूक्रेन की वो 24 घंटे में ख़त्म करवा देते। तो मेरा अपना ख्याल ये कि उनकी कोशिश ये होगी टू फोर्स यूक्रेन इनटू नेगोशिएशंस विद रशिया, और मेरा ख्याल है उनको कोई ख़ास कंसर्न नहीं होगा अगर कोई पीस डील जो होती है वो रशिया को फेवर करती है। गाज़ा के हवाले से तो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने कैंपेन में ज़रूर कहा कि जंग नहीं ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन यू आर लुकिंग एट अ मैन हु इज़ मोर प्रो इज़राइल देन बाइडन। तो अगर बाइडन के 1 साल वो कुछ नहीं कर सका, उसने कोई प्रेशर नहीं डाला इज़राइल पे टू एंड द वॉर, आई रियली डोंट नो एंड अंडरस्टैंड कि ये ट्रंप कैसे करेगा जिसके बहुत ही पर्सनल भी ताल्लुकात हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ, और उसकी फैमिली के भी हैं वेरी क्लोज रिलेशंस विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। सही। सारा साहिबा, आपने बात सुनी मलिया साहिबा की, आप इत्तेफाक करेंगे इस असेसमेंट से? डू यू सी द प्रायोरिटीज बीइंग अ लिटिल डिफरेंट?
देखिए प्रायोरिटीज़ अगर आप अमेरिका की ओवरऑल प्रायोरिटीज़ देखें तो जाहिर है कि इस वक्त जो कुछ यूक्रेन और रूस में हो रहा है और जो कुछ गज़ा में हो रहा है, ये दो एक मेजर प्रायोरिटी एरियाज़ फॉरेन पॉलिसी के एतबार से ज़रूर हैं। और फिर चाइना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है, और चाइना इनफैक्ट एक ऐसा एरिया है जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इस लिहाज से एग्री करते हैं कि दे सी चाइना एज ए थ्रेट टू अमेरिकन इंटरेस्ट। और फिर जिस तरह से ओपन सीज़ की बात होती है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि जो क्वाड का अलायंस उन्होंने बनाया जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उनकी लेगेसी का एक हिस्सा है। तो ये बड़े बड़े इश्यूज़ उनकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट ज़रूर हैं। लेकिन बाइडेन की परफॉर्मेंस तो हम देख चुके हैं कि वो नेतन्याहू को पीस डील करने पे आमादा नहीं कर पाए। क्या ट्रंप आमादा कर पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उसमें नेतन्याहू के साथ जो उनके रिलेशंस हैं वो फ़ायदा पहुंचाएंगे पीस को लाने में, या फिर वो नेतन्याहू को फ़ायदा पहुंचाएंगे उसी पॉलिसी को परसू करने में जिसको वो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज हमने देखा कि ज़ेलेंस्की ने भी जब मुबारकबाद दी, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और उसके अलावा नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने जब मुबारकबाद दी, तो उसमें जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उसका रफली तर्जुमा ये बनता है कि जो ताकत है उसके बल पे अमन लाया जाए या उसको अमन के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो एक्सपेक्टेशन तो उस साइड पे भी है कि ठीक है, किसी ना किसी तरह अमन यहाँ पे लाया जाए। स्ट्रैटेजी वो क्या एम्प्लॉय करते हैं ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल से मलिया साहब, ऑब्वियसली ये तो लार्जर इश्यूज हैं, हम देखेंगे ही सही, बट क्योंकि आपने ख़ास तौर पे चीन का जिक्र किया तो पाकिस्तान भी इस इलेक्शन को बहुत गौर से देख रहा है। एंड यू नो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी अहमियत देनी चाहिए, जो शायद मिलती नहीं या मिलती नज़र नहीं आ रही पिछले दिनों में। विल दैट चेंज with Trump in the White House? नहीं आरफा, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान की इस वक्त कोई अहमियत नहीं है अमेरिकन आइज़ में, और अहमियत हमारी कम होती गई आफ्टर द यूएस विड्रॉल, मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान। उसके बाद से तो आपको मालूम है कि जो हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो एक क्रॉस रोड्स पे आ गए और वहीं खड़े हैं। तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज़, तरजीहात में शामिल है, टॉप प्रायोरिटीज़ में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान वुड बी अ सेकंड ऑर्डर और अ थर्ड ऑर्डर इशू। टॉप जो उनके कंसर्न्स हैं, कुछ पे तो डिस्कशन हो चुकी है, वो हैं चाइना, यूक्रेन, नेटो, भारत, इंडिया, एंड ऑफ कोर्स द मिडल ईस्ट सिचुएशन। ये टॉप प्रायोरिटीज़ हैं और टॉप कंसर्न्स हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान के साथ उस तरह के तल्लुकात हैं ही नहीं जो माजी में थे, और वो भी इसलिए थे नॉट बिकॉज ऑफ एनी बायलैटरल इंट्रिंसिक सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, बट बिकॉज ऑफ अ थर्ड कंट्री विच इज़ अफगानिस्तान। तो मैं नहीं समझती एनीथिंग इज़ गोइंग टू सब्सटेंशियली चेंज। देखना ये है कि किस किस्म की इंगेजमेंट या री इंगेजमेंट होती है दोनों मुल्कों के दरमियान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ़ौरन तो मैं कुछ नहीं देखती। आई मीन नथिंग विल हैपन इमीडिएटली बिकॉज इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अमेरिका, लेकिन डाउन द रोड देखना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी देखें ना, ये एक तरफा तो नहीं होता ना। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू इंगेज द यूनाइटेड स्टेट्स इमेजिनेटिवली, और इसकी फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी इज़ रिट लार्ज आई थिंक इन अदर एरियाज ऑल्सो। चाइना के साथ भी अब तो हमारे ताल्लुकात काफ़ी ट्रबल्ड हैं। सो अनलेस पाकिस्तान ऑल्सो स्टेप्स अप टू द प्लेट, ये किस तरह से ये रिलेशनशिप रीडिफाइन होगी, मुझे सही नहीं नज़र आता ये जल्दी होगी। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और अपने मेहमानों से हम गुफ्तगू जारी रखें। तो कर रहे हैं सारा जमान साहिबा से और डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द इलेक्शंस। सारा साहिबा, आपने मलिया साहिबा की बात सुनी। अफ़गानिस्तान पे कोई तब्दीली, ऑब्वियसली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पुल आउट जो था उसके बाद लगा कि बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है खित्ते में। क्या ट्रंप की प्रेसिडेंसी से आप कोई चेंज एक्सपेक्ट करें? क्योंकि जैसे मलिया साहिबा ने कहा कि वो पाकिस्तान से भी जो ताल्लुकात होते हैं वो अफ़गानिस्तान के थ्रू ही वो होते हैं ना।
देखें, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जो पुल आउट हुआ उसकी बुनियाद तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में रखी गई, और ये उस वादे को पूरा करने का सदर ट्रंप का एक तरीका था जिसमें वो कैंपेन ट्रेल पे ये कहते रहे थे कि मैं नेवर एंडिंग वॉर्स, जो अनएंडिंग वॉर्स हैं, मैं उनको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसकी बुनियाद तो रख दी थी, लेकिन बाद में फिर जिस तरह से पुल आउट हुआ वो जितना केओटिक था उसको सदर ट्रंप ने भी तनकीद का निशाना बनाया और रिपब्लिकन पार्टी ने, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने भी तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त हमने देखा है पिछले जो पुल आउट के बाद से एक स्टेटस को इस सेंस में मेंटेन हुआ हुआ कि तालिबान जो कुछ करना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस ख़वातीन के हुकूक पे ख़ास तौर पे, वो उसको बग़ैर किसी फ़िक्र के उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जहाँ तक उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, ट्रेड है, उस पर वो रशिया के साथ भी बात कर रहे हैं, चाइना के साथ भी बात कर रहे हैं। तो उनको किसी ऐसी मुज़ाकराती टेबल पर लाना जहाँ पे वो फिर ख़वातीन के हुकूक के हवाले से और मीडिया के हुकूक के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू देते हैं, ये देखना होगा कि क्या ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी होगी या नहीं। जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी जो वो खुद आउटलाइन करते हैं वो ट्रेड है, तो अगर वो ट्रेड के लेंस से देखते हैं तो अफगानिस्तान एक ट्रेड डेस्टिनेशन तो नहीं है। और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड एक ऐसी चीज़ थी जो ट्रंप ने अपने दौर में, पहले दौर में उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो उस लिहाज से फिर ये देखा जा सकता है कि जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो क्या इंतज़ामिया की प्रायोरिटी है या नहीं। तो फिलहाल ट्रैक रिकॉर्ड को देख के तो नहीं लगती, आगे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। मलिया साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान में हमेशा से ये एक, जिसको हम कहते हैं ना कि ये तासुर रहा है कि द रिपब्लिकन प्रेसिडेंसीज आर बेटर फॉर पाकिस्तान, कि जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तान के लिए से ताल्लुकात बेहतर रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पेंटागन से ताल्लुकात काफ़ी मजबूत है। डू यू थिंक कि वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसका हम असर देख सकते हैं ट्रंप प्रेसिडेंसी में? आरफा, पहले तो I'd like to respond on the question on Afghanistan. उस पे बस मैं मुख्तसरन यही कहूँगी कि the US has no interest in Afghanistan left, none, zero, zilch. उनको सिर्फ स्टेटमेंट्स दे देते हैं women's issues और इस तरह से, लेकिन there is I see absolutely no US interest in Afghanistan. ठीक है, their concern is कि Afghanistan should not become a hotbed again for international terrorism. But there is no group there that really threatens the United States the way the TTP threatens our country. Now, on your other question, which is, क्या था exactly? What was it? Can you repeat that? जी, के पेंटागन से क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का एक मजबूत रिश्ता होता है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि रिपब्लिकन्स के ज़माने में पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होते हैं। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल ही डिल्यूजनरी है। we've had good relations and bad relations with both administrations. ये ना भूलें कि एक रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी जॉर्ज बुश सीनियर की, जिसने सैंक्शंस इम्पोज किए थे, वाइड रेंजिंग सैंक्शंस अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द प्रेस्लर अमेंडमेंट ऑन द न्यूक्लियर इशू। तो we've had good times and bad times with both administrations. देखें, ये कोई पार्टी का वो नहीं होता इंटरेस्ट इसमें it's the US interest that has determined whether relations with Pakistan have been smooth and stable or they have been turbulent and crisis ridden. और ये आपको पता है रिलेशनशिप बड़ी एक रोलर कोस्टर रही है। कभी बहुत ही करीबी तल्लुकात होते हैं और कभी स्ट्रेंजमेंट होती है, कभी डीप एंगेजमेंट होती है। तो मैं नहीं समझती कि रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आने से कोई बहुत ही बड़ा फायदा होगा। वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारा उम्मीदें हैं विद द ट्रंप प्रेसिडेंसी, वाइट हाउस। डू यू सी एनीथिंग लाइक दैट? देखिए, उसमें वापस फिर वही बात आ जाती है कि क्या पाकिस्तान एक प्रायोरिटी मुल्क है, और क्या पाकिस्तान की सियासत में जो अंदरूनी तौर पे हो रहा है वो वाशिंगटन के लिए प्रायोरिटी है। तो अगर पाकिस्तान ओवरऑल स्टेट डिपार्टमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में नहीं है तो फिर उसकी अंदरूनी सियासत कैसे टॉप प्रायोरिटीज़ में होगी, ये एक सवाल है पूछने वाला। बिल्कुल सही। द सेम क्वेश्चन टू यू मलिया साहिबा, 30 सेकेंड्स। देखिए, there were very warm relations, no doubt, between President Trump and former Prime Minister Imran Khan. लेकिन countries act according to their interests. So अगर इस वक्त we don't figure in American priorities, तो वहीं से आप फिर conclusion draw कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। We'll be back tomorrow at the same time.